नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के गठबंधनों में गांठें दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि आने वाले सभी चुनाव उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन दोनों ही पार्टियों में कुछ मतभेद सामने आ रहे हैं। सीटों के बंटवारे पर महाविकास अघाड़ी में भी एक राय नहीं दिख रही है, यानी सीटों का बंटवारा सबके लिए चुनौती है। रविवार रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद शिंदे ने ऐलान किया कि आने वाले चुनाव शिवसेना और बीजेपी एक साथ लड़ने जा रही है। गठबंधन हमारा बहुत ही मजबूत है, बहुत ही एकदम एकजुटी से हम काम कर रहे इस राज्य में पिछले 10-11 महीनों से। और आने वाले लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, स्थानीय निकाय को जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हो, सभी चुनाव शिवसेना भाजपा महायुति पूरी ताकत के साथ एक साथ लड़ेगी। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अब बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच भी मतभेद सामने आते दिख रहे हैं। बीजेपी विधायक राणा जगजीत सिंह पाटिल ने जहां यह ऐलान किया आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी धाराशिव लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी, तो वहीं शिवसेना विधायक तानाजी सावंत ने इस सीट पर शिवसेना का अधिकार बताया। 2024 मध्ये आपल्या हक्काचा 2024 में बीजेपी का धाराशिव में लोकसभा सांसद होगा और 2024 में फिर से मोदी सरकार बनेगी, इस पर हमारा विश्वास है। 24 मध्ये यावं जे चुकून त्यांच्याकडे तो शब्द गेला असावा। सेना भाजपची युती आहे आणि ज्या 18 जागा आमच्या निवडून आलेल्या आहेत सेनेच्या, ये जो जगह है वो शिवसेना की है। शायद उन्होंने गलती से ये बोल दिया। हम 18 सीटें जीते थे, कुल 23 सीटों पर चुनाव लड़े थे और इस बार भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम पिछली बार लड़ चुकी 23 सीटों में से एक भी सीट दूसरे को नहीं देंगे। ठाम आहोत आम्ही आमची कुठलीही जागा निवडून आलेली किंवा जी आम्ही लढलो आणि पडलो ती एकही जागा सेना सोडणार नाही। महाविकास आघाड़ी ने भी एक बैठक कर चुनावों के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ भी परेशानी बनी हुई है। शिवसेना उद्धव गुट चाहता है कि 48 में से 19 सीटें उसे दी जाए, जिससे बाकी दोनों पार्टियां सहमत नहीं हैं। 19 हमारे एमपी थे लोकसभा में, तो जिस पार्टी के 19 एमपी थे वो 15 तो नहीं लेके जाएंगे ना, 19 ही लेके जाएंगे ना, उसमें क्या है। तो हमारे फिर एक बार 19 एमपी लोकसभा में होंगे। हर एक को अपने अपनी राय रखने का अधिकार है। हर एक पार्टी राय रखेंगी। अंतिम निर्णय तीनों पार्टी के मेन लीडर फाइनल अथॉरिटी लेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण बदलने का असर अब सीटों के बंटवारे पर पड़ता नजर आ रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के साथ आने के बाद अब कांग्रेस और एनसीपी को 2019 की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को भी पता है कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में उनकी पार्टी अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में भविष्य में भी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जीरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के महामंथन की। पिछले 2 दिनों में करीब 10 घंटे तक बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम नेताओं की बैठक, बीएल संतोष, सुनील बंसल, सौदान सिंह, ये तमाम नेता इसमें मौजूद थे। सोमवार रात करीब 4 घंटे तो मंगलवार सुबह 6 घंटे ये बैठक हुई है। इसमें संगठन में खाली पदों को भरने पर चर्चा हुई, ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। बताया गया कि कई महासचिव लंबे समय से हैं, उन्हें बदलने पर भी चर्चा इस पर हो सकती है कि हुई हो। केंद्रीय संगठन में फेरबदल पर भी चर्चा की बात कही जा रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, उनके बारे में रणनीति बनाने पर भी चर्चा की गई है। कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के प्रदेश प्रभारी भी बदले जा सकते हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। साथ ही कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर भी चर्चा हुई हो, इस तरह की बात सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त भी हो चुका है, जैसे कि कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आने वाले दिनों में बैठकों का सिलसिला जारी रह सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि आरएसएस के कुछ नेताओं से भी बीजेपी नेताओं की मुलाकात आने वाले दिनों में हो सकती है। इसके साथ ही मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है देश भर में, उसकी भी समीक्षा इन बैठकों में की गई है। और वहीं बीजेपी ने आज बेंगलुरु में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार गो हत्या रोकथाम कानून को वापस लेने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बयान के बाद बीजेपी सड़कों पर उतर आई। मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण कानून 2021 को क्या कांग्रेस वापस लेगी? बीजेपी को ऐसा लगता है कि सिद्धरमैया सरकार ये कदम उठाने जा रही है। इसीलिए बेंगलुरु शहर के फ्रीडम पार्क में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। हमारा सरकार कानून बनाया था, गौ स्लैटर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का हिसाब ऐसा है, कुछ भी दूसरा गवर्नमेंट कानून लाए उसको उल्टा करने का काम ये कांग्रेस चलाता है। उसके वास्ते इसके खिलाफ में हमारा प्रोटेस्ट आज चल रहा है। एक मंत्री कहता है कि बैल को काटा जाना चाहिए, दूसरा कहता है कि किसी भी जानवर का वध नहीं होना चाहिए। क्या ये सब मुख्यमंत्री की सहमति के बगैर हो रहा है? ये ठीक नहीं है। बीजेपी सरकार ने 2021 में कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लाउटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल एक्ट पास किया था, जिसके तहत जानवरों की खरीद, बिक्री और वध पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ इस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। अब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी इस कानून में बदलाव की बात कर रहे हैं। ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಪಾಪ 1964 ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? हम कैबिनेट की बैठक में इस कानून को लेकर चर्चा करेंगे। 1964 के कानून में प्रावधान है कि 12 साल से ज्यादा उम्र की गाय जो किसी काम की ना हो, व्यवसायिक दृष्टि से ऐसी गाय और जानवरों के वध पर रोक नहीं है। ಮತ್ತೆ ಬರಡು ರಾಸುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ರಾಸುಗಳು। मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण कानून 2021 के साथ साथ धर्म परिवर्तन रोकथाम कानून और नई शिक्षा नीति में बदलाव कर्नाटका की कांग्रेस सरकार के एजेंडे में है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर तकरार पुरानी है। मामला आस्था और धर्म से जुड़ा है। ऐसे में बेहतर होगा कि सभी राजनीतिक दल संयम बरतें। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए लगातार अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अब वो कल लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलेंगे। केजरीवाल राज्यसभा में बिल आने पर उसके खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने में जुटे हैं। इससे पहले वो ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं से मिल चुके हैं। कल अरविंद केजरीवाल आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं, साथ में आम आदमी पार्टी के और भी नेता लोग मौजूद रहेंगे। क्या इशू रहने वाला है कल के? देखिए, जो सामने आ रही हैं बातें, दिल्ली सरकार लगातार एक चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन रही है। कल क्या बैठक में होगा ये कह पाना मुश्किल है आज, क्योंकि कल जब बैठक होगी इसके बाद मैं बता सकता हूँ किन बिंदुओं पे बात होगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी को एमएसपी पर खरीदने और भावांतर योजना में न बेचने को लेकर किसानों ने आज हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने किसानों को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हरियाणा सरकार ने सूरजमुखी को भावांतर योजना में खरीदने का निर्णय किया है, जिसमें 4800 रुपये भाव तय किया गया और भावांतर योजना के तहत 1000 रुपये किसान को दिए जाएंगे। कुल 5800 रुपये किसान को प्रति क्विंटल सूरजमुखी पर दिए जाएंगे, लेकिन एमएसपी 6400 रुपये है, जिस पर सरकार खरीद नहीं कर रही है। इसी के विरोध में आज किसानों ने शाहबाद में जीटी रोड जाम कर दिया। बात करते हैं मणिपुर की, जहां सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के एक समूह के बीच 5 और 6 जून की रात एक बार फिर से गोलीबारी हुई। इसमें सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एक जवान की मौत हो गई, जबकि असम राइफल्स के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं।
साथ ही सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी तक कई हथियार बरामद किए जा चुके हैं। मणिपुर में हिंसा थम नहीं रही है। सुगनू और सेरो के इलाकों में हालात को देखते हुए वहां और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। राज्य के कई जिलों में अब भी कर्फ्यू जारी है। सोमवार रात को की जा रही एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज में एक बीएसएफ जवान शहीद हुआ और 2 असम राइफल के जवानों को गोली भी लगी। वैसे इन सर्च ऑपरेशंस में 2 AK राइफल, एक 51 mm की मोटार और कार्बाइन की रिकवरी की गई है। इससे पहले सोमवार को भड़की हिंसा में काकचिंग जिले के सेरो गांव में कुछ लोगों ने 100 घरों को आग लगा दी थी। इसमें कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह का भी घर शामिल है। अमित शाह के दौरे के बाद सुरक्षा बल राज्य में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर सुरक्षा बल 800 से ज्यादा हथियार और 11,000 के लगभग गोला बारूद बरामद कर चुके हैं। ज्यादातर बरामद किए गए हथियार ऑटोमेटिक हैं और प्रतिबंधित हैं, यानी जो सिर्फ सुरक्षा बलों के पास होने चाहिए। अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। 310 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं 37,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। हिंसा के चलते 11 से ज्यादा जिले प्रभावित हुए हैं और अभी भी 6 जिलों में कर्फ्यू है। उधर सरकार ने हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजय लांबा करेंगे। आयोग मणिपुर में हिंसा की वजह और दंगों की जांच करेगा और 6 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। मणिपुर में हालात सुधर नहीं रहे हैं, जिसके चलते और ज्यादा ट्रूप्स को वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है। साथ में उन्हें रोटेट भी किया जा रहा है ताकि उनके ऊपर पक्षपात का आरोप न लगे, क्योंकि हालात थोड़े नाजुक हैं। इसके चलते इंटरनेट का जो बैन है वो अगले 5 दिन के लिए एक्सटेंड भी कर दिया गया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।